नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल कल गुड़गांव में राहुल गांधी सड़क पर थे और तापमान बढ़ा हुआ था, सियासत का भी और मौसम का भी। हालांकि सर आप हो वहाँ एक तरीके का स्वर्ग नजर आता है और हम जहाँ हैं वहाँ हम भट्टी में रह रहे हैं। इतना मौसम अच्छा होने पर, बरसात होने पर फिर भी हम कई सिगरेटों का धुआं सुबह से शाम तक निकल जाते हैं। उसी सियासत के चढ़े हुए पारे में राहुल गांधी ने आज कई चीजों की लिमिट तोड़ दी। मैं लिमिट इसलिए शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि लिमिट पहले भाजपा ने जमीन में दबा दी है, दफन कर दी, अब लिमिट कुछ बची नहीं। लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी लिमिट के दायरे में एक संवैधानिक मर्यादा में बंधा हुआ है। जब वो तोड़ता है तो सवाल उठते हैं। जिनकी दफन हो गई लिमिट, उन पर अब बात करके भी क्या करोगे। जैसे शाह ने कहा अगर कोई अपशब्द आ गया हो तो लोकसभा अध्यक्ष जी आप खुद निकाल लेना, हम नहीं बता पाएंगे क्या गलत है। तो फिर सर दायरा बचा कहां। आज जो राहुल गांधी की टिप्पणी थी वो बहुत भयंकर थी, गुस्सा चढ़ा हुआ था। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लिखने वाले पोस्ट लिख रहे हैं कि राहुल गांधी का जितना अपमान हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। हो सकता है इसलिए भी पारा चढ़ रहा हो। लेकिन आज के जो उनकी कल की स्पीच रही सर, उसको लेकर आप क्या करेंगे। उनके दो बयान हैं, आप उन बयानों के बारे में क्या कहेंगे। समय समय पर वो बयान जब आप दिखाएंगे तब दर्शक भी देख लेंगे। तो क्या है आपका अनुमान। क्योंकि एपिस्टीन फाइल का जिन्न निकल के सड़क पर आ गया है सर। अब तक तो संसद में था, अब सड़क पर दौड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी के कल के भाषण में जो सबसे ज्यादा गंभीर बात है वो यही एप्स्टीन फाइल्स है। देखिए, संसद के भीतर उन्होंने एक दो बार नाम ले दिया एप्स्टीन फाइल्स का। संसद की चार दीवारी में, परिसर में, मकर द्वार या कहीं और खड़े होकर भी वे पत्रकारों के सामने कहते रहे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, किसी जनसभा में सड़क पर एप्स्टीन फाइल्स का और साथ में अडानी के केस का जिक्र राहुल गांधी ने पहली बार किया है। हो सकता है एक आध बार पहले किया हो, लेकिन इस बार उनके तेवर ज्यादा कड़क थे। हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि राजनीति के विमर्श में एक शब्दों की सीमा, शालीनता की, सौजन्यता की टूट रही है। जहां तक सवाल राहुल गांधी के अपमानित होने का, ये बात सही है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बहुत लंबा विस्तार से विश्लेषण किया है कि आज तक इतिहास में किसी भी व्यक्ति का इतना अपमान नहीं हुआ जितना राहुल गांधी का हुआ है। फिर भी मुझे लगता है राहुल गांधी अपने निजी अपमान की वजह से नहीं, बल्कि देश में जो कुछ हो रहा है, देश के साथ जो हो रहा है, देश की जनता के साथ जो हो रहा है, उससे ज्यादा व्यथित हैं। उनका ये जो आक्रोश दिखाई देता है, ये निजी नहीं दिखता। कम से कम मुझे नहीं लगता। हो सकता है हो, जो मानव विज्ञान को समझने वाले लोग हैं वे इसका विश्लेषण करेंगे। मैं तो एक पत्रकार के रूप में ये देखता हूं कि राहुल गांधी जिन मुद्दों पर बात करते हैं, वे मुद्दे उनकी किसी निजी खुन्नस का नतीजा नहीं है। अब आप इस विस्तार में जाएं, उससे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शक सुन लें राहुल गांधी ने क्या कहा, किस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया। टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हमारा डेटा गया, हमारा कृषि का सेक्टर गया, हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अमेरिका का कुछ नहीं गया। इसके दो कारण हैं और मैं आपको साफ बता देता हूं। सबसे पहला कारण, आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन का, सुना है? 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है और डोनाल्ड ट्रंप यह बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, मीडिया में खुल के कहता है, अपने ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा।
और दूसरा काम अदानी। अदानी कंपनी पर अमेरिका में केस लगा रखा है, क्रिमिनल केस। अदानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, मगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, अमेरिका में इस पर केस है, क्रिमिनल केस है, इसको पकड़ के ये ले जाएंगे। और ये केस अदानी पे नहीं है, ये बात आप समझिए, ये केस नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अदानी एक है। कंपनी का नाम अदानी है, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए। और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, इसलिए उसने केस लगाया है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। नरेंद्र मोदी चू नहीं कर सकता है बिना डोनाल्ड ट्रंप के परमिशन लिए। डोनाल्ड ट्रंप अगर इससे कहेगा तू जंप मार, नरेंद्र मोदी जंप मारेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। जी शिव कुमार जी, हमारे दर्शकों ने नरेंद्र मोदी को हराएगी सर और जी। फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। जी सर, देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी अगर इतने ज्यादा गंभीर होकर, इतने दावे के साथ, इतनी दमदारी के साथ आरोप लगा रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में लाखों पन्ने हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का इतिहास है, उनकी हिस्ट्री है, उनका चरित्र है पूरा उसमें दर्ज, तो ऐसा कहने के पीछे कोई आधार होना चाहिए। नेता विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार होकर अगर बयान दे रहे हैं तो फिर इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज्ड कहना, उसके कारणों के बारे में विस्तार से बताना, उस शब्द का इस्तेमाल शायद राहुल गांधी ने पहली बार किया होगा। मोडानी जो मीडिया में या तो पत्रकार करते हैं या कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो करता है या जन सामान्य करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहें कि नरेंद्र मोदी असल में मोडानी है, ये कंपनी का नाम मोडानी है, अडानी के कारोबार का असली मालिक नरेंद्र मोदी है, अडानी के खिलाफ जो केस है, उनकी कंपनी के खिलाफ जो केस है, वो वास्तव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी याद दिलाएं कि ट्वीट किया था, कहता है डोनाल्ड ट्रंप, तो मामला बहुत गंभीर है। मेरा तो इसमें एक दूसरा कहना हो रहा है शिव कुमार जी, राहुल गांधी लगातार इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री उनके खिलाफ मानहानि का केस कर देते? क्यों नहीं भारत सरकार या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता? 30-32 मुकदमे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लगाए हुए हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक होंगे, इतने 10 करोड़ सदस्य हैं, किसी एक कार्यकर्ता से केस लगवा दीजिए कि एप्स्टीन फाइल्स का नाम नहीं लेंगे राहुल गांधी, लेंगे तो मानहानि मानी जाएगी, उसकी सजा मिलेगी। एक से क्यों सर, दर्जनों बार से लिखना चाहिए ऐसे मामले में। तो बिल्कुल 20 राज्यों में सरकार है, हर जगह हर थाने। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, और जहाँ प्रधानमंत्री का अपमान हो, फिर चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, बिल्कुल हमारे बिल्कुल बिल्कुल हम भी कह रहे हैं, बिल्कुल 20 राज्यों में हर थाने में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, राहुल गांधी साबित करें। लेकिन अगर इतने गंभीर आरोपों का न तो सरकार जवाब दे रही है, न सरकार के नुमाइंदे, न पार्टी के प्रवक्ता, न प्रधानमंत्री, तो इसके पीछे वजह क्या है ये तो समझना पड़ेगा ना। चलिए, राहुल गांधी के राजनीतिक आरोपों को हम छोड़ भी देते हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, निराधार होंगे, लेकिन उसके आगे राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ट्रेड डील में क्या किया है, हमने टैक्स फ्री कर दिया अमेरिका को, हम 18% टैक्स देंगे,
ट्रंप जो कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। ट्रंप कहेंगे जंप लगाओ तो जंप लगाएंगे नरेंद्र मोदी। भाषा पर हमारी आपत्ति है। राहुल गांधी की भाषा इस तरह की नहीं होना चाहिए। जंप लगाएगा की जगह वे कह सकते लगाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, मैसेज तो वही जाना है। और उससे भी आगे की उनकी जो बात है कि कांग्रेस पार्टी मोदी और बीजेपी को हराएगी, हम उन्हें पकड़ेंगे, हम ऐसी सजा देंगे, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसे मैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी मान सकता हूं, लेकिन राजनीति में इस तरह की बातें अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने सहयोगियों को, अपने नेताओं को संदेश देने के लिए भी कही जाती हैं, ताकि उनका मनोबल ऊंचा बना रहे कि हमारा लीडर तो प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी मुस्तैदी से डटा हुआ है और एक ना एक दिन नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई होगी। तो ये जो बयान है इन्हें इस रूप में भी देखना चाहिए। इसे साइकोलॉजिकल वारफेयर के रूप में लीजिए, मनोवैज्ञानिक युद्ध है कि एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाओ, दूसरी तरफ मोदी, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं को चिंता में डाल दो कि कहीं सचमुच में तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का कुछ मामला निकलने वाला हो, कहीं सचमुच में ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में आ गई, कभी आ गई तो उनके नेता और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दोनों ही बातें फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को दी गई एक कड़ी चुनौती है, खासतौर से सीधे नरेंद्र मोदी को। ये व्यक्तिगत हमला है, इसमें अब ये नहीं रहा है कि ये सब दो राजनीतिक नेताओं की लड़ाई हो गई, अब तो ये उससे आगे निकल गई है, लेकिन नेतार्थ उसके राजनीतिक ही हैं। अब देखना इसका पलटवार कैसे करते हैं। राहुल की इस यात्रा में एक मंशा और थी, एक तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ललकारना, दूसरा हरियाणा जैसे राज्य में जहां भारी गुटबाजी है। अभी विधानसभा चुनाव में हम सब ने देखा था, कुमारी शैलजा को भवन में बैठी थी, हुड्डा जी अलग अपने रथ का घोड़ा ले जा रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस यात्रा को कांग्रेस की यात्रा मानने को तैयार नहीं थे, जो ब्रजेंद्र सिंह है, बहुत मामूली वोटों से चुनाव हारे थे विधानसभा का, 32 वोटों से सर, 32 वोटों से। उनका केस भी चल रहा है, लगातार अदालत में गुहार लगा रहे हैं। उनकी इस पदयात्रा में राहुल गांधी का शामिल होना पार्टी के नेताओं के लिए भी संदेश है कि हम सब पार्टी के रूप में राव ब्रजेंद्र सिंह की इस पदयात्रा के साथ हैं। अब जो साथ नहीं है पार्टी के लोग, वे अनुशासनहीन माने जाएंगे। क्या एक्शन होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। अभी विधानसभा चुनाव, क्षमा कीजिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, कोई एक्शन उस तरह से तो नहीं हुआ, चुनिंदा लोगों पर हुआ है। तो राहुल गांधी ने एक आयोजन में शिरकत करके दो निशाने साध लिए, अपनी पार्टी के नेताओं को भी लाइन पर चलने का इशारा कर दिया, और प्रधानमंत्री के खिलाफ तो जो कुछ कहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी शिव कुमार। सर, राहुल गांधी की अब आक्रामकता बढ़ती चली जा रही है। बीच में दो और नेता थे जो आक्रामक थे, M.K. स्टालिन, ममता बनर्जी। दोनों चुनाव हार गए तो कुछ दिन के लिए तो मानसिक रूप से दबाव में रहेंगे, और दोनों ही बड़ी बुरी हार हुई। जबकि मीडिया में जो खबरें थी वो ये थी कि ममता बनर्जी आराम से नहीं हारेंगी और M.K. स्टालिन वापसी कर रहे हैं, लेकिन दोनों का डिब्बा गोल हो गया। अब राहुल गांधी का आक्रामक बढ़ा हुआ है। इधर DMK ने कह दिया कि हमें संसद में अलग बैठने का स्थान दिया जाए। क्या सर नहीं लगता है कि राहुल जब थोड़ा सा पीक पे ले जाते हैं, जैसे ही वैसे ही नीचे से कोई पंचर करना शुरू करता है? मैं थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अखिलेश यादव का आज ट्वीट आ गया, आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव, कमलनाथ का बयान आ गया, वो क्यों आया अखिलेश के ऊपर मुझे नहीं समझ में आया। हरियाणा में अखिलेश जी का बयान आ गया, उनके समर्थकों का बयान आ गया, हमें सीटें देनी थी यहाँ दबाउल इलाके में, हरियाणा हार गया। मतलब सब हार रहे हैं एक तरफ से, लेकिन बयानबाजी और छींटाकशी और पिन मारना जिसे कहते हैं वो नहीं बंद हो रही। देखिए, इस वक्त इंडिया गठबंधन और कांग्रेस
दोनों ही बड़ी चुनौती के से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी के सामने एक चुनौती है ही अपनी पार्टी को खड़ा करना, राज्यों में संगठन तैयार करना। आने वाले समय में 2027 में फिर 5 राज्यों के चुनाव हैं, गुजरात में चुनाव है, उसको लेकर राहुल गांधी लगातार दावे करते रहे। लेकिन उसके साथ बड़ी चुनौती है गठबंधन को बनाए रखना। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि अगर आप कोई मोर्चा बना रहे हैं, कई लोग कई दल मिलकर एक मोर्चेबंदी कर रहे हैं, तो आप जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सत्ता में बैठा है, उसके साथ उनमें से कोई समझौता न करे, कोई सरेंडर न करे, तो ही गठबंधन धर्म आगे निभाया जाता है। अब डीएमके ने तमिलनाडु के नतीजे निकलने के बाद शुरू में तो राहुल गांधी और स्टालिन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ये माना गया कि अब बहुमत नहीं मिला है, तो स्टालिन ने भी कांग्रेस या राहुल गांधी को इशारा कर दिया होगा कि किसी भी सूरत में बीजेपी को रोकना है, आरएसएस को रोकना है तमिलनाडु में, तो इसलिए आप फिल्म स्टार विजय की जो पार्टी है टीवी के, उसको समर्थन दे दीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अब पिछले 24 घंटे से जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि डीएमके ने अपने आप को अलग कर लिया इंडिया गठबंधन से, जबकि राज्यों की राजनीति और केंद्र की राजनीति में अंतर होता है। उन्होंने लोकसभा सचिवालय को चिट्ठी भी लिख कर दे दी है कि हमारी बैठक व्यवस्था अलग की जाए। तो एक तो इतना तय है कि गठबंधन में दरार आ गई है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हार कर कांग्रेस के और करीब आ गई हैं। अब डूबते को तिनके का सहारे की जरूरत। हमें नहीं पता कि डीएमके का साथ छोड़ना फिलहाल कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए कितना नुकसानदेह होगा, लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि डीएमके के पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर्याप्त संख्या में विधायक और सांसद हैं। 10 तो सांसद उनके राज्यसभा में है और लोकसभा में 2 दर्जन से ज्यादा सांसद हैं। तो ऐसे में अब ये पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी पर आ पड़ती है कि आप इतिहास के सबसे पुराने राजनीतिक दल हैं, आप मदद कीजिए। दुर्भाग्य यह है कि ये क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ती है, लेकिन केंद्र की राजनीति में जब आना हो तो फिर उनके पास कांग्रेस का साथ लिए बिना कोई चारा नहीं होता, चाहे विचारधारा के आधार पर हो, चाहे अपने मतदाताओं की मंशा के आधार पर। यही वजह है कि तमिलनाडु में जो विजय है और उनकी पार्टी है, वे चाह कर भी एआईएडीएमके के साथ नहीं जा पा रहे, क्योंकि उसके साथ बीजेपी साझेदार है, उनके साथ 36 का आंकड़ा है। अल्टीमेटली राज्यपाल जो कुछ कर रहे हैं, केंद्र के इशारे पर कठपुतली बने हुए हैं, सरकार बनाने के लिए चिट्ठी नहीं दे रहे हैं, न्योता नहीं दे रहे हैं, सरकार के गठन की और शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई थी, उन्हें रोक दिया, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिए गए, सब कुछ तो किया जा रहा है और ये सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है। तो ऐसे में अगर विपक्ष की एकजुटता भंग होगी तो नरेंद्र मोदी के लिए तो सुविधाजनक होगा ना। राहुल गांधी इंडिया की सरकार बनने की बात करते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम नरेंद्र मोदी को पकड़ेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे, वैसी कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि सरकार बनने से पहले तो एका बना लीजिए, जब सरकार बन जाएगी तब कीजिएगा एक्शन जो लेना हो। लेकिन इन परिस्थितियों में भी बीजेपी लगातार अब पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है सोशल मीडिया समाज के परसेप्शन में। कोई जमाना था जब बीजेपी का सोशल मीडिया सेल, आईटी सेल जो कह देता था उसे पत्थर की लकीर माना जाता था। अब तमाम सारे लोग फैक्ट चेकर्स हैं, ऑल्ट न्यूज जैसे हैं और बहुत सारे हैं। 5 मिनट में हम और आप जैसे लोग हैं, कुछ ना कुछ बता ही देते हैं कि संघ का भेजा हुआ ये जो पोस्ट है फेक है। हमारे आपके जैसे लोग तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमने देखा था भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर कामत
उनका एक एआई वीडियो बनकर वायरल हो रहा था कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मिसाइलों को गौमूत्र से और गोबर से धोएं, जबकि वो एआई से बना हुआ वीडियो था। हमने पोस्ट किया। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, झूठ और सच अपनी जगह है। बिल्कुल हमारा कोई लेना देना नहीं किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति, किसी नेता से। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी के बारे में भी कोई झूठ फैलाया जाएगा, कोई एआई से बना वीडियो होगा, तो हम और आप तो बताएंगे देश को कि ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। तो आपने ये जो सवाल उठाया है गठबंधन का, घटक दलों की एकता का, अखिलेश यादव का ट्वीट भी कि हम वो हैं जो साथ नहीं छोड़ते, लेकिन जैसे ही आप ऐसी पोस्ट लिखते हैं तो इतिहास में झांकने वाले तो तैयार बैठे हैं। फिर लोग बता देते हैं डीएमके ने कब कब साथ छोड़ा था, कब कब अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के साथ सरकारें बनाई थी। फिर आप ममता बनर्जी की बात करेंगे तो सोशल मीडिया पे हमारे आपके जैसे लोग गिना देंगे कि ममता बनर्जी ने ही बीजेपी के लिए बंगाल के दरवाजे खोले हैं। 2011 में सरकार में आई, 2012 में कांग्रेस को छोड़ दिया जिसके साथ चुनाव लड़ा था। तो इसलिए आज की तारीख में भारत की राजनीति में इस तरह का दल बदल न तो वैचारिक समझा जाता है, न किसी नेता पर व्यक्तिगत रूप से इस तरह से हमले करने की जरूरत होती, क्योंकि जो नेता ऐसा कर रहा होता है उसे भी पता होता है। अंतिम बात इसमें जोड़ दें, शुभेंदु अधिकारी जिनको बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या उनका इतिहास नहीं पढ़ा होगा मोदी और शाह ने? जब तृणमूल कांग्रेस में थे तो नारदा चिट फंड कांड में आरोपी बनाए गए थे। रिश्वत देने का वीडियो उनका सीधे सीधे वायरल हुआ था, और न केवल वायरल हुआ था, बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उससे साझा किया गया था। बाद में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी को अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया से वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा। तो मोदी के सामने, बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। उन्हें उन लोगों को जगह देना पड़ रही है जो कांग्रेस में रहते हुए उन्हें गाली देते थे, या जिन्हें खुद मोदी शाह गाली देते थे। हिमंता विश्व शर्मा के बारे में क्या कहा था अमित शाह और बीजेपी ने? बुकलेट बांटी थी छापकर असम में कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा, और बुकलेट छापने के कुछ महीने बाद बीजेपी में आ गए हिमंता विश्व शर्मा, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी संक्रमण काल से गुजर रही है। बहुत से कार्यकर्ता और नेता सहमत नहीं होंगे कि बीजेपी जो कुछ कर रही है, नहीं मानते होंगे तोड़फोड़ को उचित, नहीं मानते होंगे विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त को। वे बिल्कुल नहीं मानते होंगे कि एक विधायक वाला उनका दल तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कवायद करे और सबसे बड़े दल के नेता को गवर्नर चिट्ठी न दे सरकार बनाने की। ये सब चीजें अब समाज के ऊपर छोड़नी है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ने आज जो भी कुछ किया, कांग्रेस पार्टी ने उसके जवाब में जो कुछ जवाब दिए हैं, ये सारी चीजें, और राहुल गांधी की खास तौर से ये चेतावनी, इसको धमकी कहना चाहिए, ये बहुत गंभीर है। एप्स्टीन फाइल्स में अगर सचमुच में इतना कुछ है जिसकी दम पर राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, देश को चिंता तो करनी चाहिए। क्यों ये कुहासा बना रहे, क्यों कोई झूठा आरोप हमारे प्रधानमंत्री के मत्थे मढ़ा रहे? दूर कीजिए ना उन बातों को। जी शिव कुमार। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तो बनी रहे, हमारे प्रधानमंत्री पर आरोप क्यों? और मैं राहुल गांधी के नहीं, मैं तो 3 लोगों की बात करता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी, मधु किश्वर और राहुल गांधी। इन तीनों पर बीजेपी के लोग एफआईआर करा क्यों नहीं रहे? एफआईआर हो, इनकी जांच हो, और प्रधानमंत्री की छवि पर जो धब्बा लगा, डेंट लग रहा है बार बार, उस डेंट को धोया जाए। सर, आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।